रेस्पेक्टेबल माय डियर स्टूडेंट, राज सरकार क्लासेस की डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में अपन जिस प्रकार पिछले दो सेशन में अपन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2019 में जो वैकेंसी थी उसके बीच में एग्जाम हुए थे, उनके जो प्रीवियस के पेपर हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। और ये फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था जो अपने पहले दो क्लास थी, उसमें एक में तो अपने रीजनिंग के 30 क्वेश्चन डिस्कस किए और दूसरी में कंप्यूटर, और तीसरी क्लास इसमें इंडिया जीके से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और एक्ट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन उन सभी को डिस्कस करेंगे। और एक क्लास और होगी, इसमें एक पेपर को अपन 4 क्लासों में डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं। यानी पिछले साल के जितने भी पेपर हुए थे राजस्थान कांस्टेबल के, वो सभी पेपर इस चैनल के माध्यम से आपके साथ में डिस्कस करूंगा। और शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, यानी इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? यानी इसका मतलब 14वीं शताब्दी का कवि कौन था? तो सरला दास, अमीर खुसरो और दुजरटी पीताम्बर द्विज। ठीक है, इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जो अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो क्योंकि जो अपने 14वीं शताब्दी में काल था अलाउद्दीन खिलजी का काल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में अमीर खुसरो का नाम अपन सुनते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी के ये एक अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था अमीर खुसरो। ठीक है, तो इस हिसाब से मैं कह सकता हूं यानी कौन था, तो ऑप्शन बी राइट है, अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो है, ये इनका संबंध अमीर खुसरो का आपके यूपी के जो एक जगह कासगंज, वहां से इनका संबंध अमीर खुसरो का। और दूसरे अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जानते थे, अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से जानते थे। और अमीर खुसरो हैं वो एक कवि भी थे, शायर भी थे, संगीतकार भी थे। और अमीर खुसरो का जो कार्यकाल है 8 सुल्तान, यानी 8 सुल्तानों के टाइम में रहा था अमीर खुसरो का कार्यकाल, जिसमें आपकी शुरुआत इसकी सुल्तान मोहम्मद से होती है, और उसके बाद में क्यूमर्स, कैकुबाज, क्यूमर्स और जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और यानी गयासुद्दीन तक इनका कार्यकाल था। और इस प्रकार इनकी कुछ रचनाएं थी। आसी की एक रचना इसकी आसी के नाम से, आसी का नाम से रचना थी, और खोजाइन उल फतह नाम से, और ये निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। ठीक है, इस प्रकार काफी पॉइंट हैं यानी अमीर खुसरो रिलेटेड। ठीक है, अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान को किस वर्ष गद्दी से हटाया गया था? यानी रजिया सुल्तान को किस वर्ष हटाया गया था? तो रजिया सुल्तान है, रजिया सुल्तान गद्दी में बैठी कब थी? 1237 में। ठीक है, यानी ऑप्शन यानी ये में इसकी ये तो 1237 में बैठी, क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष इनको हटाया गया था। ठीक है, तो रजिया सुल्तान 1237 में गद्दी बैठी थी, और उसके बाद में रजिया सुल्तान को 1240 में हटाया गया था। और बेहराम शाह के बाद में जो इस गद्दी बैठा था अमीर जो थे उन्होंने, अब देखो रजिया सुल्तान से संबंधित और भी पॉइंट अपन डिस्कस करते हैं। रजिया सुल्तान है जिन्होंने जो पर्दा प्रथा है उसका विरोध किया था रजिया सुल्तान ने, और दरबार के अंदर जो कुबा और कुलान जो है सिर पे टोपी लगा करके वेशभूषा पहन करके दरबार में आती थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और इसका मतलब कब हटाया गया था? 1240 में। सी ऑप्शन राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मौठ की मस्जिद का निर्माण किस के शासनकाल में हुआ था? मौठ की मस्जिद है, इसका निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सिकंदर लोदी, मोहम्मद तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जो मौठ की मस्जिद है, इस मौठ की मस्जिद का निर्माण है आपके ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, यानी ये सिकंदर लोदी बेलो लोदी का उत्तराधिकारी था। ठीक है, यानी सिकंदर लोदी बेलो लोदी का उत्तराधिकारी था। और इस सिकंदर लोदी ने आपके जो आगरा शहर है, उस आगरा शहर को बसाया और उसको राजधानी बनाया था। यानी कब बनाई थी? 1500 में लगभग बनाई थी। 1500 में आगरा शहर है उसको राजधानी बनाया और आगरा शहर को बसाया था सिकंदर लोदी ने। ठीक है, और इन सिकंदर लोदी ने किसका? मौठ की मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 2 हो गए या 3? ठीक है, यानी वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो किस वर्ष में पारित हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अब सबसे पहले बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किससे संबंधित है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये समाचार पत्र हैं उन पे प्रतिबंध से संबंधित था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट प्रेस पर प्रतिबंध से संबंधित था। और ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये आपके 1878 में, यानी लॉर्ड लिटन के टाइम में। ठीक है, यानी लिटन वायसराय था, यानी उसके समय में 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था और पारित हुआ था, और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध से संबंधित था। ठीक है,
1878 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को डिस्कस करूंगा और एक क्वेश्चन के साथ में जो उनसे रिलेटेड पॉइंट बन रहे हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1928 में किस स्थान पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन हुआ था। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में तुगलकाबाद, लखनऊ में हजरतगंज और लखनऊ में दिल्लू शाह कोठी, ठीक है। तो इसका जो है यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन का गठन होता है 1928 में, सितंबर 1928 में इसका गठन होता है, ठीक है। सितंबर 1928 में इसका गठन होता है। कहां पर होता है? ये चंद्रशेखर आजाद है उनके द्वारा दिल्ली में, यानी किनके द्वारा? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद के द्वारा कहां पर? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला है नहीं दिल्ली के अंदर, वहां पर इसकी स्थापना होती है और इस एसोसिएशन का गठन होता है। इसका उद्देश्य एसोसिएशन का होता है कि जो समाजवाद और गणतंत्रवाद तरीके से लोकतंत्र की स्थापना करने के हिसाब से है, ठीक है। तो इस प्रकार ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा दिन रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में, यानी रॉलेट एक्ट के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था? तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट है। ये जो रॉलेट एक्ट क्या था? ये रॉलेट एक्ट यानी केंद्रीय असेंबली के द्वारा जो है ये पास किया गया एक्ट था और 1999 में था, मार्च 1999 में पास किया गया था। इसको कहते हैं बिना वकील और बिना दलील कानून कहते हैं, बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। यानी इसको इस एक्ट में ये सिस्टम था कि 2 वर्ष के लिए मुकदमा चलाए उनको जेल में डाल देते थे, ऐसा सिस्टम था। और फिर इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने एक सत्याग्रह माने उसको किया था और वो जो आह्वान किया था 6 अप्रैल 1919 को, यानी अहिंसक विद्रोह हुआ था 6 अप्रैल 1919 में, ठीक है। और इसी जो है इस एक्ट के बाद में इसी के खिलाफ पंजाब के अंदर सत्यपाल और सैफुद्दीन जो कि उनको गिरफ्तार किया गया था। वैसाखी वाला कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड इसी के बाद में हुआ था। अगले एक सुन पे बढ़ते हैं। विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला निम्नलिखित में से कौन सी है? ठीक है, विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला आप सब जानते हैं, ये राजस्थान से भी बिलोंग करती है। तो यानी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला, यानी अरावली पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। और ये जो है अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। ठीक है, इनके बारे में काफी फैक्ट राजस्थान जीके के हिसाब से हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटा नागपुर के पठार में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? छोटा नागपुर का पठार है जो साउथ का, उस छोटे नागपुर पठार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? ठीक है, लोहा, कोयला, मैग्नीज है। ठीक है, लोहा, कोयला, मैग्नीज और सोना। अब आप जानते हैं छोटा नागपुर का पठार है जो दामोदर नदी है, जो दामोदर नदी, उस दामोदर नदी के बाव क्षेत्र है वहां पर छोटा नागपुर पठार में, और खनिज की दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र है ये। लेकिन इसमें ध्यान दो, लोहा, कोयला, मैग्नीज ये पाए जाते हैं। सोना राष्ट्र जो अपने भारत के अंदर है, सोने की खदानें हैं ज्यादातर कर्नाटक के अंदर है। कर्नाटक में भी विशेष करके बाबा बुदन की जो पहाड़ियां हैं वहां पर है। ठीक है, तो सोना छोटे नागपुर पठार में नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दो, मृदा अपरदन का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है? मृदा अपरदन का कारण नहीं है, देखो, अतिसारण, ज्यादातर पशु चराते, अतिसारण, बाढ़, फ्लड्स और बाढ़ और भूस्खलन, वन रोपण। अब पेड़ों को ज्यादा जो है वन रोपण करेंगे जिससे आपके मृदा अपरदन नहीं होगा। तो मृदा अपरदन कौन सा एक कारण नहीं है? तो कौन सा? यानी डी, वन रोपण। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद में मैं आपको डिस्कस करूंगा कौन कौन से टॉपिक से यानी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन इसमें मिक्स में पूछे गए हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? ठीक है, ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, अंगूर की खेती। तो चारों को मैं डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? हॉर्टिकल्चर आपके बागवानी से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है। और फिशिकल्चर किस लिए? मछली उत्पादन से संबंधित है फिशिकल्चर। ठीक है, अगला विटिकल्चर किससे संबंधित है? तो ये अंगूर की खेती से संबंधित है, यानी विटिकल्चर अंगूर की खेती से। और सेरिकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम कीट जो है उनसे संबंधित है। ठीक है, इस प्रकार अपना ऑप्शन विटिकल्चर सी राइट है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
जितना हो सके उतना मैं प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ऑप्शन के साथ में। ये हो गया है अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? झूमिंग कृषि, आप सबने सुना झूमिंग कृषि, जो ये नाम मूलतः आपके असम में पड़ा था, झूमिंग कृषि, जिसको स्थानांतरण कृषि भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अपने सीधा दिया हुआ ए, स्थान के राजस्थान के संदर्भ में इसको वालरा कहते हैं, ठीक है। जो जनजाति क्षेत्र में पढ़ते हैं वालरा, जो वही है झूमिंग कृषि, राजस्थान में इसको वालरा के नाम से जानते हैं। भील जनजाति वगैरह क्षेत्र वो एक जगह क्या होता है खेती करके फिर उस जगह दूसरी जगह वृक्षों वगैरह जो क्षेत्रों को कटाई करके साफ करके दूसरी जगह खेती करते हैं, उसको आपकी झूमिंग स्थानांतरण कृषि कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जून 2020 तक किस देश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? ठीक है, ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में रिपीट हो रहा है, यानी जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से इनमें से कौन सा देश है जहां की जनसंख्या घनत्व काफी है, अधिक है? देखो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, 1 किलोमीटर जो है 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में जितने पॉपुलेशन रहती है उनको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो अपने देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व विश्व के संदर्भ में सबसे अधिक कहाँ है? तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व मोनाको, ये मोनाको कहाँ है? ये वेस्ट जो है वेस्टर्न यूरोप क्षेत्र में है, मोनाको देश है वेस्टर्न यूरोप में, और इस देश की जो है इसकी कैपिटल लगभग मोनाको ही है, और इसकी जो है मुद्रा है वो यूरो है, यूरोप के हिसाब से है, तो इसकी मुद्रा भी क्या है? यूरो, यानी अपना सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पर यहाँ की जो है जनसंख्या घनत्व है 23 के प्लस है, लगभग 23,000 से भी अधिक है यहाँ की जनसंख्या घनत्व। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसके अंतर्गत भूपृष्ठ के निकट खनिजों का खनन किया जाता है? अब देखो भूपृष्ठ के जो निकट खनिज होते हैं उनका खनन करते हैं, उनको क्या कहते हैं? जनरली आप जानते हैं एक खनन वर्ड होता है, एक उत्खनन वर्ड होता है, ठीक है। उत्खनन में क्या होता है, खनन में क्या होता है? खनन में तो अपन खुदाई करके जो खनिज निकालते हैं लगभग जनरली उसको खनन के नाम से अपन जानते हैं। उत्खनन का मतलब होता है जैसे पहाड़ है कोई, उसको काट कर से ज्यादातर जो है पत्थर है, इस पत्थरों के जो ज्यादातर जो खनन उत्खनन है, पत्थरों को जो खुदाई की जाती है उसको उत्खनन के नाम से जानते हैं। तो भूपृष्ठ है, भूपृष्ठ के निकट खनिजों को खनन को क्या कहते हैं? उत्खनन कहते हैं, ठीक है, बी राइट। ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन आए काफी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यानी कोविड-19 निम्नलिखित में से क्या? ये देखो ये करंट वाले क्वेश्चन है जो भी है वो करंट जो पुराने पूछे गए जिस समय एग्जाम था उसमें मैंने इंक्लूड कर रहा हूँ, ऑप्शन के साथ बता दूंगा जो चीजें, बाकी अभी एग्जाम होगा तो उसमें करंट नया करंट आएगा जो अभी करंट में जो इश्यू चल रहे हैं उनसे रिलेटेड, ठीक है। डियर स्टूडेंट ध्यान दें भाई, कोविड-19 क्या है? कोरोना वायरस के लिए एक अद्यतन टीका है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए इस्तेमाल दवाई है, कोरोना वायरस का एक नाम जिसने 2019 में महामारी का निर्माण किया था, सब जानते हैं इसके बारे में भाई, ये ऑप्शन सी राइट है, ठीक है, कोरोना महामारी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है? यानी भू संसाधनों के संरक्षण से संबंधित नहीं है, यानी कौन सी विधि है जो भू संसाधन उनके संरक्षण से संबंधित नहीं है? अब ये जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन है जो एनवायरमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। अतिसारण पर रोग, ज़्यादा पशु सराहने से अपना भू अपर्दन होता है, उसके हिसाब से तो सही है। भू पुनरुद्धार है, उर्वरकों का विनियमित उपयोग है, और वन उन्मूलन। अब देखो संरक्षण से संबंधित नहीं है, वन उन्मूलन पेड़ों की कटाई करेंगे भूमि का संरक्षण नहीं होगा, इसका मतलब सीधा यानी ऑप्शन अपने डी राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, एक मिनट रुक जा, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, अब राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा यानी यहाँ पर राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य, यानी ऑप्शन ए राइट है। 12 सदस्य किस आर्टिकल के तहत? तो 18(3) यानी 83 के तहत राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, और वो किस क्षेत्र से होते हैं? तो वो आपके हैं कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा, यानी कला साहित्य विज्ञान समाज सेवा क्षेत्र से होते हैं। कला साहित्य और विज्ञान और समाज सेवा इस क्षेत्र से, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कितने? 12 सदस्य। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश राज्य को कितने
में विभाजित किया गया, यानी जून 2020 तक हिमाचल प्रदेश जो है वहां पर एमएलए की जो है यानी विधानसभा क्षेत्र कितने हैं, विधानसभा सीटें कितनी हैं, तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा सीटें हैं 68 हैं, ठीक है, कितनी है 68 हैं, ठीक है। तो यहाँ की लोकसभा की सीटें कितनी है, तो यहाँ पर एमपी बनते हैं हिमाचल प्रदेश एसपी में, एमपी लोकसभा की सीटें हैं 4, ठीक है, और राज्यसभा की कितनी है 3 है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फाइबर से जो धागा बनाने का प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं, तो फाइबर से धागा बनाने की प्रक्रिया को आप सब जानते हैं कताई कहते हैं, ठीक है। फाइबर क्या है, जनरली मैं नेचुरल फाइबर बता रहा हूं, उसको प्राकृतिक रेशा आप कहते हैं, कपास है, रेशम है, आपके जूट है, ये सब क्या है प्राकृतिक रेशे यानी नेचुरल फाइबर है, ठीक है, जो अपना ऑप्शन सी राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति किससे संबंधित है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है, तो ये करंट के हिसाब से भी कह सकते हैं, बाकी देखो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो यामिनी कृष्णमूर्ति है कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। अब कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी नृत्य है, ये कुचिपुड़ी जगह भी है, कुचिपुड़ी यानी आंध्र प्रदेश से संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में ये जगह है वहां से भी, और कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है कौन, यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान दो डियर स्टूडेंट। अगला है, हेमिस गोम्पा त्योहार कहाँ मनाया जाता है, हेमिस गोम्पा यानी हेमिस गोम्पा त्योहार आपके है लेह लद्दाख से संबंधित है, तो लेह लद्दाख का क्षेत्र है वहां का ये त्योहार है हेमिस गोम्पा, यानी ऑप्शन सी राइट है, यानी लेह लद्दाख से संबंधित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कुछ स्टैटिक जीके होता है, स्टैटिक जीके भी कुछ क्वेश्चन आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, इसलिए मैं कहता हूं कि जनरली कुछ क्वेश्चन स्टैटिक के होते हैं जो लूसेंट से जनरली सीधे आ सकते हैं, और लूसेंट इसलिए मैं कहता हूँ लूसेंट कुछ पीछे के पेज होते हैं उसमें काफी स्टैटिक जीके दिया होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, देखो भारत की प्रथम 3D यानी 3D मूवी कौन सी थी, 3D फिल्म कौन सी थी, तो देखो भाई भारत की सबसे पहली मूवी कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र थी, यानी राजा हरिश्चंद्र पहली मूवी थी जो एक मूक मूवी थी, ठीक है, यानी मूक फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। और उसके बाद भारत की पहली जो बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, आलम आरा नाम से थी, ठीक है। और भारत की प्रथम 3D मूवी कौन सी थी, तो माई डियर कुट्टी चाटन, यानी ये जो आपका है बी यानी राइट है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। एक क्वेश्चन के साथ जितना मुझे पता है वो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगला क्वेश्चन है अपना, ये करंट के क्वेश्चन है, ठीक है, तो पुराने टाइप करंट कह सकते हैं जो इस एग्जाम हुए, वो अपने इतने आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आंसर बता दूंगा। फीफा फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को निम्न से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो ये तो फीफा फुटबॉल में दिया जाता है गोल्डन दस्ताने पुरस्कार, ठीक है, कौन सा, गोल्डन दस्ताने। खेल से संबंधित क्वेश्चन काफी आते हैं करंट में, ठीक है। अब इस शिफ्ट में भी खेल से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन थे जो खेल से संबंधित थे, ठीक है, गोल्डन दस्ताने। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला करंट से रिलेटेड है, 2019 में इंडियन स्पोर्ट्स समिट फिटनेस S10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का आयोजन कहां पर किया गया था, एक समिट थी, इसका आयोजन फिटनेस S10 बिलियन अपॉर्चुनिटी का ये किया गया था नई दिल्ली में, ठीक है। उस समय के करंट के हिसाब से ट्रेंड में था, इस कारण पूछे गए। खेल से जो गेम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो जनरली पढ़ के जाना, इससे क्वेश्चन आते हैं करंट में भी। अगला क्वेश्चन है अपना, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज इंडोनेशिया ओपन 2019 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुषों का एकल खिताब है, पुरुषों का एकल खिताब किसने जीता था, तो ये पुरुषों का एकल खिताब है, उस समय करंट के हिसाब से था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हरमीत देसाई था, लगभग हरमीत देसाई है, इन्होंने जीता था, ठीक है। ये करंट वाले मैं साथ में स्लाइड के साथ मैंने लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2017 में विश्व चैंपियन विश्व कप का खिताब प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे, तो प्रथम भारतीय थे पूजा कादियान, ठीक है, यानी कौन थे, तो प्रथम भारतीय थे पूजा कादियान, विश्व चैंपियन 2017 के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था, तो ये पानीपत के युद्ध से रिलेटेड जो तीनों युद्ध है उनको मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। पानीपत के युद्ध कितने भाई, 3 युद्ध है पानीपत के, ठीक है। पहला युद्ध तो था आपके अप्रैल यानी 21 अप्रैल था, 21 अप्रैल 1526 में, ठीक है। किन किन के बीच में लड़ा गया था, तो ये आपके 21 अप्रैल को लड़ा गया था बाबर और
बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। तो बाबर की विजय हुई थी। इसमें तुगलकमा जो है युद्ध नीति जो है, तोप खाने जो है, उस प्रकार उसका यूज किया गया था। और दूसरा युद्ध हुआ था, ये आपके हुआ था 1505 नवंबर 1556 में। और ये किसके बीच में हुआ था? ये विक्रमादित्य ने हिमू और आपके अकबर के बीच में हुआ था। हिमू और अकबर के बीच में विजय हुई थी, ठीक है। और एक और था आपके, वो था आपके 14 जनवरी 1761 में, ठीक है। और ये हैं, ये आपके हुआ था जो मराठा शासक थे राव भाऊ नाम से उनके और अहमद शाह अब्दावली के बीच में हुआ था, ठीक है। ये तीनों युद्ध थे। और अपना कौन सा पूछा था? पहला युद्ध पूछा था जो 1526 में हुआ था, किनके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? नर्मदा नदी आपके कहां से? मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश में कहां पर? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से, मध्य प्रदेश में अमरकंटक जगह वहां से निकलती है। और ये नर्मदा नदी आपके से संबंधित कुछ पॉइंट बता रहा हूं। ये नर्मदा है, ताप्ती है, ये पश्चिम की तरफ जो बहने वाली नदियां हैं, इन पश्चिम जाकर मिलती है, खंपात की खाड़ी में गिरती है। और नर्मदा नदी में एक शहर है आपके सूरत बसा हुआ, सूरत शहर जो है नर्मदा नदी बसा हुआ है। और अमरकंटक से निकलती है, ये धुआंधार नाम से है, जल प्रताप का भी निर्माण करती है नर्मदा नदी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नाबार्ड के बारे में क्वेश्चन आया भाई। देखो, नाबार्ड है, नाबार्ड भारत में एक शीर्ष स्तरीय विकास है, वित्तीय संस्थान है, और जो कृषि और ग्रामीण ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी ये ग्रामीण क्षेत्र में जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र के विकास होते हैं उनके लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करती है नाबार्ड संस्था। और नाबार्ड की स्थापना आपके हुई थी, ये 1982 में, लगभग 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर है वो आपके मुंबई के अंदर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है? ठीक है, कितने वर्ष बाद भारत में जनगणना की जाती है? तो भारत में जनगणना होती है 10 वर्षों के अंतराल से, ठीक है, 10 वर्षों के अंतराल से होती है। अब देखो, भारत में सबसे पहले जनगणना किनके टाइम में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के टाइम में, ठीक है, लॉर्ड मेयो कॉलेज भी अजमेर में, ठीक है। कब हुई थी? 1872 में हुई थी, ठीक है। नियमित जनगणना है लॉर्ड रिपन के काल में शुरू हुई थी। और ये कब से? ये आपके 1881 से। और कितने सालों से होती है? 10 वर्षों के बाद में होती है। अब पिछली 2021 में जो जनगणना हुई थी, अब ये 11 में अब चल रही, करंट में आंकड़े उसके आए नहीं, ठीक है। अगला है क्वेश्चन अपने 2011 की जनगणना अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो भारत के संदर्भ में पूछ रहे हैं। तो भारत में 2 राज्य हैं जिनकी एक ही जनसंख्या वृद्धि दर अधिक है। उत्तर प्रदेश के लगभग 16 ऐसे कुछ है, 16.5 है ऐसे कुछ, जो यानी सबसे अधिक किसकी है? तो सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर। एंड टॉप में कौन है? यूपी। और सबसे कम किसकी है? तो सबसे कम आपके हैं सिक्किम की। किसकी है? सिक्किम की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम नदी मुख यानी भूमियन डेल्टा, यानी सबसे बड़ा डेल्टा कहां पर बनता है? आप सब जानते हैं, जो सुंदरबन डेल्टा सुना आपने, पश्चिम बंगाल के अंदर जो सुंदरबन डेल्टा है, ठीक है। तो यानी सुंदरबन नदी मुख भूमियन डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा कहां पर है? ये वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ठीक है। और ये नर्मदा वगैरह ये नदियां एस्चुरी का निर्माण करती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किस वर्ष में स्थापित की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना आपके 1600 में हुई थी, यानी महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में, ठीक है, यानी 1600 ईस्वी में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन रिलेटेड जो भी पॉइंट थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए। आप सभी जितने भी विद्यार्थी इस सेशन को देख रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि ये मैं पूरे के पूरे जितने भी आपके पिछले सालों में जो भी क्वेश्चन आए हैं, जितने भी पेपर हुए राजस्थान कांस्टेबल के, वो सभी के सभी इस टाइप में आपके साथ डिस्कस करूंगा। आप सभी क्या करते हैं भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लासों को
सभी जो स्टूडेंट राजस्थान कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन तक आप पहुंचाएं, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन है अपने, अगला निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन आए थे, ये साइंस के रिलेटेड थे। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, विटामिन डी रिकेट्स, सी स्क्वायर वी, विटामिन बी में अलग अलग पार्ट्स है, बी1 से बेरी बेरी इस प्रकार, ठीक है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी तक सूर्य की किरणें पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है, यानी पृथ्वी तक सूर्य की जो किरणें हैं पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो ये पृथ्वी तक आने में 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है, यानी 8 मिनट और 8 मिनट दिया हुआ है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी 8 मिनट और 20 सेकंड का। और चंद्रमा की किरणें पृथ्वी को आने में कितना लगता है, तो ये चंद्रमा की किरणें लगभग 1 मिनट और 23 सेकंड समथिंग यानी टाइम लगता है चंद्रमा की किरणों को पहुंचने में, ठीक है। ऑप्शन सी राइट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भांगड़ा नृत्य निम्नलिखित में से किसी, ये सब स्टैटिक क्वेश्चन है, जैसे आपके नृत्य से समझ आया था और एक त्योहार से संबंधित क्वेश्चन आया था और एक स्टैटिक का क्वेश्चन पहले नृत्य जो है उससे एक और आया था पहले नृत्य कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित, ठीक है। अब देखो भांगड़ा नृत्य, भांगड़ा आप सब जानते हैं, भांगड़ा नृत्य पंजाब का नृत्य है, पुरुषों का नृत्य, ये भांगड़ा नृत्य पंजाब से संबंधित है, ठीक है, गुजरात की, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये सब जो क्वेश्चन मैंने 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ध्यान दे भाई, 35 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं जो आपके साथ, ये 35 क्वेश्चन किससे रिलेटेड थे, 35 क्वेश्चन जो आपके थे इंडिया जीके के हिसाब से, जो यानी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन साइंस के भी थे और 3-4 क्वेश्चन करंट के थे और 3-4 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के और पॉलिटी के, जियोग्राफी के, यानी इन पोर्शन से आपके क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन, ठीक है। और अब जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं ये आपके हैं महिला एवं बाल अपराध के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, पहला क्वेश्चन दहेज प्रतिषेध, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज से संबंधित कितनी स्थिति बताई गई है, ठीक है। यानी दहेज से संबंधित कितनी स्थिति बताई गई है, 3 स्थिति। कौन कौन सी 3 स्थिति है, एक तो दहेज यानी विवाह से पूर्व, विवाह के अवसर पर, विवाह के बाद में, ठीक है, 3 स्थितियां हैं, ठीक है। बाकी इससे रिलेटेड दहेज जो है, दहेज निषेध अधिनियम 1961, इसमें जो मेहर होता है मुस्लिमों का वो इसमें दहेज में सम्मिलित नहीं होता, ठीक है। दहेज की परिभाषा में नहीं। अगले पे बढ़ते हैं। दंड संहिता की धारा यानी आईपीसी, इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, आईपीसी की धारा 354 एंड 354 धारा है। इस धारा का मुख्य मुद्दा महिला से जुड़े किस अपराध को उजागर करता है, ठीक है। यानी 354 जो है ये किससे रिलेटेड है, यानी ये जो है 354 लज्जा भंग से संबंधित, यानी कौन सा अमल फेंकने या फेंकने का प्रयत्न करना, लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला को मर्यादा को भंग करने से, यानी ऑप्शन बी राइट है, यानी लैंगिक उत्पीड़न और किसी महिला को मर्यादा को भंग करने से संबंधित, यानी धारा 354, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 376, ठीक है। आईपीसी की धारा 376 किससे रिलेटेड है, तो आईपीसी की धारा 376 376 है, इसमें भी 4 पार्ट से अलग अलग, लेकिन ऑल ओवर देखें तो ये पूरी धारा 376 किससे संबंधित, बलात्कार से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वयं को किसी व्यक्ति, समूह, समुदाय के विरुद्ध उन्हें किसी प्रकार की मानसिक, शारीरिक चोट पहुंचाने के लिए जानबूझकर किए गए शक्ति प्रयोग को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी जानबूझकर किसी को जो है मानसिक है, शारीरिक है, और भी कह सकते हैं 4 इसके टाइप होते हैं, इसको हिंसा कहते हैं। हिंसा के भी 4 प्रकार होते हैं, शारीरिक रूप से कह सकते हैं और मानसिक रूप से कह सकते हैं और इसमें आर्थिक रूप से कह सकते हैं और आपके मौखिक, ठीक है। 4 टाइप, 4 तरह के नुकसान पहुंचा सकते हैं इंसान, ठीक है। अब देखो अगला अपना है पॉक्सो एक्ट, ठीक है। पॉक्सो एक्ट है, यानी पॉक्सो एक्ट को कब लागू किया गया था, तो ये पॉक्सो एक्ट किससे रिलेटेड है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन यानी सेक्सुअल ऑफेंस, ठीक है। ये जो आपके इससे रिलेटेड है, इसको आपके लागू किया गया था 14 नवंबर 2012 को, ठीक है, 14 नवंबर 2012 को, यानी ऑप्शन ए राइट है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है किशोर न्याय से संबंधित, ठीक है। किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई को किस स्तर पर स्थापित किया जाता है, किस गठन किस स्तर पर किया जाता है, तो ये आपके किया जाता है जिला स्तर पर, ठीक है। यानी जिला स्तर पर, यानी किशोर न्याय संरक्षण न्याय बच्चों की देखभाल संरक्षण अधिनियम, ये है 2000 का, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना बालक एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम की धारा 3 के तहत कितने वर्ष के बालक को किसी भी प्रकार के जोखिम वाले सत्र में बिना यानी जोखिम वाले सत्र या बिना किसी जोखिम वाले सत्र में काम करने पर संज्ञेय अपराध है, ठीक है। यानी ये आप सब जानते हैं 14 वर्ष से जो है कम उम्र के बच्चे, उनको जो है किसी फैक्ट्री कारखाना वगैरह उनमें काम करने पर जो पकड़े जाते हैं वो एक संज्ञेय अपराध है, ठीक है। और इससे रिलेटेड भी आपके इस 14 वर्ष रिलेटेड भी कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। एक तो आपके इससे रिलेटेड है आर्टिकल 15(3), ठीक है, यानी ये कॉन्स्टिट्यूशन में, और आपके 21 क भी इससे संबंधित हैं जो निःशुल्क शिक्षा से संबंधित जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, अब कुछ कम ही क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम, ठीक है। अनैतिक यानी ये है मानव तस्करी से संबंधित अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था, तो ये आपके हुआ था 1956 में, ठीक है। 1956 में अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 का है, ठीक है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन रहे हैं 2 रहे हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है महिलाओं का कार्यस्थल पर, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न के अधिनियम, ये अधिनियम किसके संदर्भ में दिए गए लगभग सभी दिशा निर्देश को धारण एवं परिणामों को निहित करता है, ठीक है। ये केस था, इसको POS एक्ट कहते हैं। ये जो एक्ट है ये कब का है, 2013 का है, ठीक है। और इसके रिलेटेड केस था अपने राजस्थान बनाम विशाखा, ठीक है, राजस्थान बनाम विशाखा नाम से केस था, उसमें दिया गया था। महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित तो है, उससे रिलेटेड था, तो अपना ऑप्शन सी राइट है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज के सेशन का ये लगभग लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। यानी आज अपन ने कुल 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो ये अपने लास्ट क्वेश्चन है। ये अगला क्वेश्चन जो अपना है ये है सती प्रथा की रोकथाम, ठीक है। सती प्रथा यानी सती प्रथा आप सब जानते हैं, सती प्रथा की रोकथाम के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष बंगाल सती विनियमन के तहत से प्रतिबंधित किया गया था, यानी इसको किया गया था 1829 में, यानी 1829 में इसको प्रतिबंधित किया गया था। 1829 किसके, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। और किन्होंने किया था, उसमें लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, एंड लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, उन्होंने इसको प्रतिबंधित किया था, ठीक है। और उससे पहले भी ये प्रयास किए गए थे, किनके टाइम में, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय, ठीक है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय भी सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। और राजस्थान में कब किया गया था, राजस्थान में रियासत थी बूंदी रियासत, 1822 में बूंदी रियासत ने, ठीक है। ये तो ये इससे रिलेटेड जो पॉइंट थे, तो इन सेशन में आज अपन ने कुल 45 क्वेश्चन डिस्कस किए, और वो सभी क्वेश्चन थे जो पिछले वर्ष यानी जो एग्जाम हुआ था 2020 में, जो एग्जाम हुआ था और 19 वाली वैकेंसी उसका एग्जाम हुआ था, उस समय फर्स्ट शिफ्ट के अंदर जो 6 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें आए थे वो क्वेश्चन। तो मैंने 3 क्लासें हो गई है उसकी। इस प्रकार जितने भी पिछले सालों पेपर हुए हैं उन सभी को एक क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उन रिलेटेड जो भी पॉइंट होते हैं उन सभी पॉइंट को, और एक के साथ आपके 4-5 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। और जनरली उस बातों को जो आपको एक बार आप देखते हैं तो पिछले साल में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सेम पैटर्न रहता है जनरली, यानी उस टॉपिक वही रहते हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मेरा यही आपसे सुझाव है कि जितने भी पिछले सालों पेपर हुए हैं जो सभी मैं क्लासेज आपके यहाँ कंडक्ट करूँगा, और आप ज़रूर उन क्लासों को देखें, और आप जितने भी फ्रेंड हैं उन सब तक शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो मैं पूरे जितने पिछले सालों पेपर हैं उनके लगभग 30 से 40 क्लासें जो भी होगी उनमें मैं पूरे पेपर करवा दूंगा। एक पेपर को मैं 4 क्लास में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। डियर स्टूडेंट, आप सभी को धन्यवाद।